भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दलों को खा गई है। अजीत पवार जी को और एकनाथ शिंदे जी को विचार करना चाहिए। हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं, हमारी स्थिति को क्या पूछ रहे हैं, हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी से पूछिए कि वो कहाँ खड़े हैं। उनको तो खा गई भारतीय जनता पार्टी। अगले चुनाव तक उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनको विचार करना चाहिए। मात्र 24 बार ही जीत। तो पहले भी तो 30 ही थे यार, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। ये जो आप प्रचारित कर रहे हो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। लेकिन जो घटक दल हैं जो उनके साथ थे उनका अस्तित्व खत्म हो गया, उनका अस्तित्व मिट गया। जो बीएमसी में शिवसेना का झंडा फहराते थे उन शिव सैनिकों को सोचना चाहिए कि 45 साल के बाद वहाँ से उनका कब्जा ही खत्म हो गया। चाहे वो एकनाथ शिंदे अपने आप को शिव सैनिक कहते हो या उद्धव जी, तो ये तो उनको देखना चाहिए कि उनके जो घटक दल है उनको ख़त्म कर दिया। यही हाल एनसीपी का है, अजीत पवार साहब को भी ख़त्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने घटक दलों को ख़त्म करने पर ज़्यादा विश्वास करती है। आगे क्या करेंगे सरकार छोड़िए, सत्ता का मोह छोड़िए अगर पार्टी बचानी है, वरना आप लोगों की पार्टियाँ गई। उधर मुख्यमंत्री समर्थन कर रही है। जहाँ जीतते हैं वहाँ मोदी जी की जीत है, जहाँ हारते हैं वहाँ इनकी हार है। तो ये तो कहना ही है इनको, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। खुद मोदी जी ने भी इस चीज़ का ट्वीट किया कि एनडी को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ। ठीक, तो ये तो उनका काम है भाई, ये तो उनका काम है, इसमें हम क्या कहें। वहीं अगर देखें पोस्टर लगाए गए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये गैर हिंदुओं का आना वर्जित क्या इन्होंने किया है? इन्होंने किया है क्या? पोस्टर लगाए हैं। नहीं, इन्होंने किया है क्या? आपको नहीं पता वहां पहले से ही वर्जित है? ये तो पहले से ही वर्जित है, जब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था वहां, ये तो तब से वर्जित है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये तो पहले से वर्जित है। लेकिन इन्होंने तो नफरत फैलानी है। ये कोई नई बात तो हो नहीं गई कि नई बात हो गई है। इन्हें तो मज़ारों को तोड़कर, मस्जिदों को तोड़ करके नफरत पैदा करनी है, बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। एक नैरेटिव सेट करना है, उसी नैरेटिव के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं इनका। क्योंकि विकास इनके पास है नहीं। जिस विकास का दम भरते हुए आए थे, ग्रोथ रेट IMF ने 6.5 बता दिया, तो उसके ऊपर नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अपने बर्बादी पर नाच रहे हो आप। जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए तो 10% ग्रोथ रेट मिनिमम चाहिए। जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बार बार प्रधानमंत्री जी शोर मचाते थे, तो आपके तो आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि आप फेलियर हैं, सुपर फेलियर हैं। आप सुपर फेलियर हैं, इसके आंकड़े अपना आप गवाही दे रहे हैं। आप खुश हो रहे हो कि IMF ने 6.5% ग्रोथ रेट बता दी हमारी। राहुल जी पे निशाना साध रहे हो। जो राहुल जी ने बात कही थी, अगर उसको समझ लो तो देश तरक्की करने लगेगा। हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमिक क्रश होने के कगार पर है। देखिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मायने क्या रह जाएंगे अगर सेंट्रल एजेंसीज आकर के मनमानी तरीके से कार्रवाइयां करेंगी? तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी? सेंट्रल एजेंसीज को लॉ एंड ऑर्डर से मतलब होता नहीं। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई थी, वो चेक एंड बैलेंस को आप लगातार खत्म कर रहे हो और तानाशाही की तरफ देश को लेकर के जा रहे हो। एकाधिकारवाद की तरफ जब जब जाएंगे, जब जब जनता का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा। वहीं अभिषेक बैनर्जी जो सांसद हैं वहीं से ही, वो कह रहे हैं कि मेरे संपर्क में जो है तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में तो पूछा जाएगा हमेशा। पता नहीं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा। केवल हिंदुओं से क्यों पूछा जाएगा? देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, अपने देश के विकास के लिए सोचे और काम करे। जो देश के अंदर रहने वाले नागरिक हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि इसलिए हिंदुओं केवल ये चरित्र तो इस देश का नहीं था कि आप सड़क पर चलते हुए धर्म देख करके पीटेंगे। ये देश चरित्र तो इस देश का नहीं था कि आप धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएंगे। ये चरित्र तो इस देश का नहीं है कि जहां आप धर्म की बुनियाद पर या जाति की बुनियाद के ऊपर नफरत पैदा करेंगे। ये हमारे देश का चरित्र नहीं है। देखिए, राहुल जी तो देश के हर शोषित के साथ, वंचित के साथ
पीड़ित के साथ खड़े हुए हैं। ईरान की हालात स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे? मैं कल गया था विदेश मंत्रालय, मेरी जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी जो इस पूरे रीजन को देखते हैं। वहाँ हालात नॉर्मलसी की तरफ हैं। जिस तरह से वहाँ डिस्टर्ब करने की साजिश की गई, क्योंकि मस्जिदें जलाई गई, लाइब्रेरी जला दी गई। मैं एक बात, शिया बाहुल वो कंट्री है, कोई शिया इमाम बाड़े को या मस्जिद को या अपनी ज़ियारतों को किसी भी कीमत पे, वो कितना भी ख़राब हो, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये सब लोग बाहरी लोग थे और बाहरी ताकतें ईरान को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। और ईरान ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अपने आप को साबित करके दिखा दिया कि ईरान एक शक्ति है, ईरान एक ताकत है और हमारा दोस्त है ईरान, हम ईरान के साथ हैं। मैं भी गया था वहाँ, इसीलिए गया था कि वहाँ से लोगों को लाया जाए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, मैं कह रहा ना कि शिया कभी भी इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचा। इसने हालात में भी कोई फ्लाइट खाली नहीं है ईरान की जो जा रही है, लगातार लोग जा रहे हैं। वो मेरे से कह रहे थे कि साहब जो जाने वाला लोड है वो कम ही नहीं हो पा रहा है। अगर कभी एविक्शन की ज़रूरत हुई तो हमारे सामने तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं भी अपील करूँगा कि ज़रा सा माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाए तभी वहाँ जाएँ। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए किसको आप इस चीज़ को मानते हैं, क्यों इसके पीछे? कौन? इस पूरी दुनिया के अंदर तबाही का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो आपका मानना है कि वही सब चीज़ों और कौन है बताइए? किसी चुने हुए राष्ट्रपति को जाकर उसके घर से उठाकर ले आओगे तो दुनिया के दादा हो गए ना आप तो दादा हो, किसी का भी छीन लोगे। ईरान के सामने आपकी चल नहीं रही, ईरान ने आपको घुटनों में बला दिया। अब आप कहते रहोगे जी उसने यूं कह दिया और उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया। ईरान के पास जो मिसाइल सिटी है, उस मिसाइल सिटी का डर जो है वो अमेरिका को दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, सरकार खराब है, और क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।